से फॉर्मूला लगाते चलो, फॉर्मूला से फॉर्मूला लगाते चलो, मैथ को आसान बनाते चलो, मैथ को आसान बनाते चलो। बनाने में आए जो हिसाब किताब, बनाने में आए जो हिसाब किताब, सबको मन से बनाते चलो, फॉर्मूला से फॉर्मूला लगाते चलो। आइए, ऐसा लगा गीत? मैथ्स समझते हैं मैथ क्या होता है? आज आपको सबसे पहला वीडियो मैथ विषय को लेकर के हम आए हैं, जिसमें आज समझिए आपका हम तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। उससे पहले आप एक चीज को समझें। सबसे पहले मैथ में देखिए आज के बच्चों को होता क्या है, शुरू से पूरे समझिए साल का ज्यादा समय वह मैथ ही पढ़ते हैं, फिर भी उनको मैथ में सबसे ज्यादा डर लगता है, पता नहीं क्या उनका सोच है। इसलिए आज समझिए इस चीज को, क्योंकि देखिए और सब विषय से ज्यादा कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ में क्या लगता है, भय लगता है, भय, फियर्स। और जब आप किसी भी विषय से डरिएगा, चाहे मैथ हो या साइंस हो चाहे जो भी हो, तो निश्चित है आपके मन में असमंजस, क्यों क्या होगा, ये इसका आंसर नहीं आया, अब लगता है दोबारा हमसे नहीं बनेगा। और जब इनडिसीजन यानी असमंजसता आपके अंदर भर गया, तो हर हिसाब को बनाने के बाद आपको मन में एक और समस्या खड़ा होगी, जिसका नाम डॉट होता है। डॉट समझते हैं? बहुत सारे टीचर बोलते हैं जो भी डॉट है फलाना दिन आपको हम क्लास में ठीक मतलब जवाब दे देंगे, बता देंगे। डॉट मतलब आपके अंदर जो भी समस्या है उनको। इसलिए मैथ से बच्चों डरे नहीं, क्योंकि अगर मैथ से आपको भय लगा तो भय से आपके मन में इंडिसीजन, इंडिसीजन से डॉट, डॉट से भय, भय से इंडिसीजन, इंडिसीजन से डॉट, फिर भय इस तरह आपके मन में चलता रहेगा और मैथ सब दिन आपके लिए भारी बन के रह जाएगा। इसलिए आज समझने की है कि अगर उस चक्कर में आप पड़ गए तो बाबू बताया ना, कोई भी चक्कर घर चक्कर बड़ा खराब होता है, लग गया 99 का चक्कर, तो समझ लीजिए आपका जो सपना होगा 100 में 99 बच्चे लाते हैं, लाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसके मन में 99 का चक्कर लगा वो जिंदगी में कभी 99 नंबर नहीं लाएगा, मैथ ध्यान रखिएगा, अर्थात 90+। इसलिए मैथ को समझना होगा एकदम आसान तरीका से, क्योंकि देखिए आज आपको एक चीज का जवाब देते हैं, गणितीय सोच क्या होता है। जैसे कोई बच्चे गणित को पढ़ते हैं, उसके मन में प्रश्न को लेकर के विभिन्न तरह के अनेक समस्याएं पहले से माइंड में खड़े कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें वह गणित शुरू से लगता है क्या, भारी होता चला गया। कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कहानी आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक सड़क पार होकर के ढेर सारा बकरियां जा रही थी, तो आप मोटरसाइकिल से हो क्या करिएगा, ट्रेन अर्थात सीटी बजाइएगा, वह बकरियां भाग जाएगी, क्योंकि उस सीटी से बकरी डर गई, भयभीत हो गई। और उसी रोड में आप कहीं बाइक से जा रहे हो, शेर मिल गया, तो क्या करिएगा बताइए, सीटी बजा पाइएगा? तो मन करेगा पीछे भाग, पीछे ये शेर है, इसके सामने सीटी बजाने को फायदा नहीं है। इसलिए भय, उस शेर को देख करके दूसरा नहीं भयभीत होता है, उसके अंदर भय नाम का चीज नहीं है। इसलिए मैथ में आज आपको शेर बनना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं मैथ्स होता है क्या है। एक वर्ड आपको देते हैं, मैथ्स, आपको आराम से समझ में आता होगा इंग्लिश, ये सब 5 वर्ड का है, ज्यादा कुछ नहीं है। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से
मैथ स्टूडेंट को क्या कहता है ये आपको बता देंगे। जब मैथ आपसे वह कहेगा तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कहने के साथ। आइए इस मैथ्स का मीनिंग आपको बता दें। एम का मतलब होता है मेरी, ए फोर याद, टी फोर तुझे, एच फोर हमेशा, एस फोर सताएगी। अब देखिए सभी एक एक वर्ड का अर्थ आपके सामने है। क्या लगा? मैथ आपसे क्या कहती है बताइए? मेरी याद तुझे हमेशा सताएगी। कब? जब मैथ को आप भारी भरकम समझिए, अगर आप उसको अपने रूप से नहीं बढ़िया उसको सेल्फ नहीं करते, क्योंकि मैथ का रिवीजन का जो अभ्यास का प्रैक्टिस का चीज होता है, एक क्वेश्चन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। क्यों कहा जाता है जिस तरह धागा में बिना गांठ का अर्थात बिना गांठ दिए हुए एक फटे हुए कपड़े को नहीं सिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार बिना फॉर्मूला बिना कुछ रूल मेथड का मैथ बनाया समझा नहीं जा सकता। इसलिए मैथ आपसे कहते हैं मेरी याद तुझे हमेशा सताएगी। कब? जब आप इसको नजरअंदाज करिएगा, इस पर फोकस नहीं करिएगा, नहीं पढ़िएगा। नहीं तो आज लगभग बच्चों को पता है कहीं भी कोई भी टीचर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ से करते हैं और तो सबसे लास्ट में खत्म होता है। साल भर का ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत समय का समझिए आप मैथ पर गवा देते हैं, फिर भी आपको डरने की बात। इस सोच को आज बदलिए। इसलिए मैथ आपको इस 5 वर्ड के मतलब माध्यम से आपको क्या कहती है इस चीज को समझिए। मेरी याद तुझे हमेशा सताएगी। इसलिए आज आप पढ़ लीजिए कि नहीं हमें अब मैथ को इस ढंग से पढ़ना है कि ये हमें कभी सताएगी नहीं। और पता है जो कमजोर छात्र होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम देने जाएगा, जिस दिन मैथ हो गया कि हाँ फलाना दिन मैथ है, उसको पता चलता है कि बाप रे आज का दिन अगर गुजर गया बेहतर मेरा तो समझिए अच्छा डिवीजन आ ही जाएगा, क्योंकि उसको एक ही चीज को ब्रह्मास्त्र समझ लेता है। क्योंकि हकीकत बात यह है मैथ को दिल और दिमाग से पढ़ें उससे ज्यादा और किसी विषय में बच्चों को नंबर आया नहीं है जहां तक इतिहास बताता है। आप पीछे बहुत सारे गांव ग्राम शहर के जो भी स्टूडेंट आप उनसे पूछिए, पता चल जाएगा। तो आइए अब हम जो है मैथ 10th के मैथ जिससे आपको बता दें टोटल 15 चैप्टर हैं और आपको उस 15 चैप्टर में 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 बनाना है, 22 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 बनाना है तो 15 में 30 और 50 ऑब्जेक्टिव कितना हो गया 80 और आपको मिलेगा 8 55 नंबर। बट बनाना है कितना? 4। क्योंकि आपको पता है मैथ के बहुत ऐसे चैप्टर हैं जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पता रहता है। टीचर पढ़ाते होंगे आपको तो आपको बताए होंगे, ग्राफ जैसे कंस्ट्रक्शन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, थ्योरम है, ये सब ऐसे पार्ट है जहां से गारंटी है साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 जगह से 8 क्वेश्चन दे रहा, 4 जगह आपको पहले बता दी, यहाँ से पूछा जाए उस चैप्टर पर आपको ध्यान रखना। तो आपको इसे भी 4 ही बनाना और 2 नंबर क्वेश्चन में तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं 22 में 15 निश्चित बनाता है। इसलिए आप पढ़ लीजिए हमें पढ़ना। आइए चलते हैं नंबर 3 अध्याय को लेकर। आइए तो ये अध्याय 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मैथ में 2 चीज आप समझिए, चर और अचर। क्या होता है पता है? जो समझिए पद में अंकिकी यानी अंक के रूप में कुछ रहते हैं, अर्थात सीधा समझिए एक्स वाई को छोड़ करके अगर कुछ है तो अचर है, एक्स वाई क्या चर है।
यहाँ दो चर आएंगे, यानी आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी आपको अगर पूछा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो सीधी सीधी सुन लीजिए, आसान से याद हो जाएगा। उसका एक रूप होता है, मूल रूप कहें या व्यापक रूप कहें, वह रूप आपका है, क्या है पता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस रूप का है तो समझिए उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, हिसाब में यहाँ प्लस है, हिसाब में प्लस माइनस कहीं भी आगे पीछे दे देगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, चिन्ह कुछ भी रह सकता है। अगर आपको हम बोले यहाँ 5x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ माइनस नहीं हो सकता? हमने जहां बोला क्या वहां प्लस नहीं हो सकता? जहां प्लस प्लस बोले और माइनस हो सकता है, और जहां माइनस बोले वहां प्लस भी हो सकता है। तो आइए, हमने जाना कि वैसा समीकरण जो x प्लस y प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसको बनाने के चार तरीके हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के तरीके हैं चार तरीके। आइए जानते हैं कौन कौन तरीका। पहला तरीका है प्रति स्थापन विधि, दूसरा है विलोपन या लुप्तीकरण विधि, तीसरा आपको बता दें तुलनात्मक विधि, चौथा लास्ट होता है वज्र गुणन विधि। तो आपने देखा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की कितनी विधि है? चार विधि। इसमें आपको बता दें विलोपन या लुप्तीकरण विधि को गुना करने वाला विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें समीकरण 1 का 2 के साथ, समीकरण 2 का 1 के साथ, जब मान लीजिए एक तरह से x या y के गुणक को समान किया जाता है, तो उस दरमियान उसके गुणक से गुना किया जाता है, तब जाकर हिसाब आसानी से बन जाता है। इसलिए इस विधि को हम गुना करने वाला विधि भी कह सकते हैं। किसको? 2 नंबर को। आइए हम जानते हैं कि आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी विसार को हम कैसे बनाएं। चलिए हम जानते हैं कि कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। आखिर इसके द्वारा हम किसी भी समीकरण को कैसे बनाएं। मान लेते हैं आपके पास हमने दो समीकरण दिया, जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 यानी 14, और दूसरा समीकरण हमने दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण क्या मान लीजिए 2। अब रूल एक कहता है समीकरण 1 और 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण, या तो पहला से या तो दूसरा से आप आगे हल करें। फिर उसका मान अगर हम पहला से चलेंगे तो दूसरा में रखेंगे, और दूसरा से चलेंगे तो पहला में रखेंगे। यही इसका सीधा मेथड है। आइए तो हम समीकरण 1 से ही चलते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 से, एक आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। उसके बाद का नियम देखिए, आपको दो चर है, एक x है एक है y है, आप किसी एक को रोक लें, या तो x को या तो y को। आपका मान x को हम लेते हैं तो x इज इक्वल टू 14 पहले से लिखा हुआ RHS में, यानी राइट हैंड साइड में, प्लस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। समीकरण इसको क्या मान लीजिए। अब इसका मान आप किस में रख दें? 2 में। क्यों? क्योंकि 1 से चले थे हल करने के संदर्भ में, तो हम इसका मान किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। आइए जरा इधर देख लेते हैं, लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान इसमें रखिएगा, समीकरण 2 में
पर। तो दूसरा समीकरण आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जरा यहां से ध्यान दें, x का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है क्या, 14 माइनस वाई। तो सोचिए इस x के जगह आप 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। तो लिखिए 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई तो लिख दीजिए बराबर क्या 4। अब आप खुद देखें यहाँ 14 तो 14, यहाँ माइनस वाई, पता है क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट दोनों वाई जुटेगा लेकिन माइनस में लिखाएगा 2 बार, प्लस में नहीं लिखाएगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, अगर y प्लस वाई लिखते हैं क्या लिखते हैं 2y, दोनों समझे प्लस में, तो यहाँ आपका क्या प्लस 2 पाए। ठीक इसी प्रकार माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस में क्या लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 4। अब करते क्या है, माइनस में 2y को रोकते हैं, उधर आपका 4 और माइनस क्या हो जाएगा 14, क्योंकि प्लस में इस साइड है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस। फिर आइए माइनस में 2y इज इक्वल टू 4 में 14 घटाए माइनस क्या हो जाएगा 10 होगा। कम में से ज्यादा घटता है, माइनस नहीं खाता। ठीक है, तो अब आइए माइनस माइनस क्या काट सकते हैं, काट दीजिए तो हो जाएगा इस तरह से। 2 से भी 5 मतलब में 10 कट जाएगा, इसलिए y का मान क्या हो गया 5। क्लियर। अब आप खुद सोचिए, यहाँ एक्स वाई दिया गया, और इस y का मान जो 5 ये निकला है, इसका मान आप समीकरण 3, 2, 1 किसी में रख दीजिए, x का मान निकलेगा। लेकिन आपको सुविधा किसमें होगी, समीकरण 3 में होगी। कैसे, डायरेक्ट यहाँ रखते हैं 5, देखिए एक ही बार 14 में पहुंच गया 9, 1 से 2 स्टेप में बन जाएगा। ऐसे ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। तो क्यों नहीं y बराबर 5 का मान जो निकला समीकरण 3 में रखते हैं। आइए तो अब बताया गया जो y का मान निकला था 5, उसका जो है वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। तो आइए लिखते हैं, अब जो है किसका मान निकला था y का, y इज इक्वल टू 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था याद करें, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था, याद करिए। आपके देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ था। आइए तो हम क्यों नहीं, x इज इक्वल टू 14 है और y का मान 5 है, घटा दें तो 14 में 5 क्या हो जाएगा 9। इस तरह से है x का मान, और पहले किसका निकला था y का मान। तो देखिए पहले किसी का मान निकल सकता है, x का निकले तो सही है, y का निकले तो सही है, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी एक का निकला तो दूसरा निश्चित निकलेगा। केवल विधि तरीका जो एक अलजेब्रा के मेथड से जो भी रूल है, इस साइड है प्लस में तो उधर ले जाएंगे माइनस में होगा, इधर माइनस में तो उधर ले जाएंगे प्लस में होगा। हाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स वाई के साथ कोई अंक या संख्या समझिए माइनस में हो, तो वह जब साइड बदलेगा गुना में रहेगा तो क्या होगा भाग। उसमें करना क्या है, अगर -2 है, मान लेते हैं x या y का गुना, तो उधर जाएगा तो -2 ही होगा, ये नहीं कि उसको +2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अतः x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आपने भी समझा कि वज्र गुणन विधि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कैसे किसी भी हिसाब को बनाएंगे। तो चलते हैं एक और हिसाब देखा, बुक का है, एनसीईआरटी का है, 3.3 का 1 का 2 नंबर। आइए तो आपका एक्सरसाइज है 3.3 पहला का 2 नंबर हिसाब। s-3 इज इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण s/t + t/2 इज इक्वल टू 6। देखिए अब यहाँ एक ही क्वेश्चन होगा सर, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ मतलब जो है उल्टा पुल्टा है, बटा में, तो घबराने की बात नहीं है। बटा में है प्लस है तो भिन्न का जोड़ करिए। आप जोड़ करके इसको चाहे तो इस रूप में ला सकते हैं, नहीं थोड़ा सा हिम्मत करिए तो इस समीकरण से चलते इसमें कोई झमेला नहीं है। और s अगर रोकेंगे तो s बराबर 3 और माइनस है उधर जाएगा क्या +t, s बराबर हो जाएगा 3 + t और इसका मान डायरेक्ट हम 2 में रख दें
तो भी आपका आंसर नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं, समीकरण 1 से चलते हैं उसके बाद इसमें कुछ करें। यानी इसको आप भिन्न का जोड़ घटा एक ही बार हल करने कंडीशन में कर दीजिएगा। अगर यहाँ करते तो वहाँ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ करिएगा तो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं, लास्ट का ही स्टेप देखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, फिर अब जो है समीकरण 1 से चलते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, समीकरण समझिए क्या आपका एक ही, और आपका s इज इक्वल टू 3 है, माइनस टी उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस टी। समीकरण क्या मान लीजिए आप 3। अब 1 से चले थे, ये किस टाइम आएंगे, अब इसका वैल्यू आप किस में रख लीजिए 2। तो आइए क्यों नहीं आगे देखते हैं। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा लिखेंगे तो s बराबर क्या है 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 आपका है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो आइए s का जो हमने निकाला था वो 3 प्लस क्या है t है, तो क्यों नहीं ये इस जगह s के नजदीक हम 3 प्लस टी को लिख दें बटा 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। आइए अब आप थोड़ा सा भिन्न का जो बोल दिए, अगर वहां करते तो यहाँ नहीं, यहाँ कर रहे हैं तो फिर वहां नहीं करना पड़ रहा था। आइए 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, वो सीधा सीधा पता है 3 2 6, क्योंकि अलग अलग अंक होता है एलसीएम सीधा गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आइए 3 से इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न का जो बचपन में आप पढ़े होंगे याद होगा, 3 से हम 6 में भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 को पूरे में गुना करना, पहले 2 में 3 से गुना करिए 6 प्लस 2 में टी से गुना करिए 2 गुना टी 2 टी, 2 से फिर भागा दी जिस तरह यहाँ भागा दी 2 से 6 में 3 और 3 प्लस टी क्या होगा प्लस में 3t इज इक्वल टू 6। अब आइए ऊपर 6 है प्लस 2t और 3t को जोड़े 5t बटा 6 इज इक्वल टू 6। इसके नीचे में समझिए नहीं कुछ क्या एक है, अब आप कोना कोने गुना करिए। अब जो है कोना कोने गुना करेंगे क्या होगा 6 प्लस 5t गुना 1, सीधा समझिए 6 प्लस 5t एकम, किसी भी अंक में किसी भी संख्या में 1 से गुना करिएगा कोई बदलाव होता नहीं है, ये आप लिख लीजिए। तो 6 प्लस 5t गुना 1 करेंगे 6 प्लस 5t, तो आइए हम लिखते हैं 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, फिर आइए 6 गुना 6 का स्क्वायर 36 या 6 का 36 जैसे समझिए, फिर आपका 5t रोकेंगे इधर 36 और माइनस 6 हो जाएगा, और आपका 5t इज इक्वल टू क्या होगा 30, 36 में क्या होगा 30 ना होगा, 5 कौन काटिए 5 6, इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो गया। उसके बाद आप चाहें तो t इज इक्वल टू 6 का मान आप इसी में रखिए 2 में, क्योंकि आप रखते हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, एक ही बार में चला जाएगा। तो इसका मान जो है समीकरण किसमें रखेंगे यहाँ देखिए, इसलिए हम छोड़ दिए थे लिखा हुआ 2 में, जो आपका यही है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 2 में रखने पर आइए 2 आपका s इज इक्वल टू 3 प्लस टी और आपका s इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मान क्या था 6, इसलिए s इज इक्वल टू 6 3 क्या हो गया 9, आपका s का मान निकल गया टी का निकल गया, तो आप आराम से लिख दीजिए आपका s बराबर 9 और t बराबर 6, यही आपका क्या हो गया। इस तरह आपका और उसमें हिसाब है, तो आशा करें आप बनावें, क्योंकि जब तक मैथ को नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आता है। क्योंकि कोई टीचर अगर पूरे बता दें तो उनके द्वारा पूरे बताने से कुछ नहीं मिला, आप क्या पूरे उसको रिवीजन कर रहे हैं। मैथ का मतलब इसको आप अभ्यास करिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा जो भी चैप्टर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका जो एक नियम कायदा सूत्र है उसको आप पहले क्लियर करिए,
उसके बाद बनाइए। एनसीईआरटी क्या, 10th लेवल का आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा, आलोक का बुक हो, जो भी हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, सब बनेगा। क्योंकि बिना नियम कानून के बिना कुछ भी नहीं होता, हर चीज का नियम होता है। आप पढ़ते हैं, आप भी एक नियम बनाइए। हम मैथ को हम रोज दिन 4 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, 15 चैप्टर है। आप सोचिए 4 घंटा में 240 मिनट, तो 15 चैप्टर को यदि आप 20-20 मिनट भी मान लेते एक री करते हैं, क्या 4 घंटा कम पड़ गया। तो हम पुनः आशा करेंगे कि ये जो भी क्वेश्चन बताया गया उसमें आप हल करें, और हल करने के बाद देखिए कम से कम आपका आंसर क्या रहा है, कमेंट में लिखिएगा। सर नंबर 3 का हमने घर में हल किया, इतना का आंसर ये था, इतना का ये था, तो समझेंगे आप रियल में कुछ मेहनत किए। तो जरूर इस वीडियो का आप कमेंट तो निश्चित करिएगा, तब हम जानेंगे कि कौन कौन बच्चे हैं जो घर पर बनाए थे। उसका समस्याएं वो भी कमेंट करिए, और ये भी कहेंगे कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ऑल में जाकर के लाइक करें। तो फिर दूसरा वीडियो लाइक करने के बाद जरूर तुरंत चलाएं। तो फिर मिलते हैं।